नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश कारत, जो कि पहले उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे, और सीताराम येचुरी की आकस्मिक मौत के बाद वही पार्टी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और जिस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता मोटे तौर पर चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है और जो सामाजिक स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, जो सांस्कृतिक स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। समस्या अब सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर पहुँच गई है। उसका समाधान अगर केवल राजनीतिक स्तर पर ढूंढा जाएगा तो समाधान नहीं होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और खुलकर बात करते हैं। जो उन्होंने विपक्षी एकता का एक बड़ा मुद्दा उठाया, जिसको अभी लगातार बात भी हो रही, जिस पर कि इंडिया गठबंधन आखिर है कहाँ, किस रूप में है। पिछले 9 महीनों से इंडिया गठबंधन की कोई एक बैठक नहीं हुई है जिसमें सारे घटक दल बैठकर तय करें कि आगे क्या करना है। उनकी आपस में या ये भी कहीं से खबर नहीं मिली है कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ या एनसीपी किसी और पार्टी के साथ या इन पार्टियों के बीच में या जो डीएमके है उसके साथ कोई इस तरह की बातचीत हो रही। इन तमाम घटकों के बीच में किसी तरह का कोई संवाद हो रहा हो, कोई बातचीत हो रही हो, ऐसा एक भी मौका देखने को नहीं मिला है। बीच में ज़रूर एक बार ममता बनर्जी ने अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए आगे किया था अपना नाम, और वो चाह रही थी कि उनको कमान सौंप दी जाए, लेकिन उस पर आगे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और एक कुछ समय के विवाद के बाद वो अपने आप शांत भी हो गया। और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी नहीं दोहराया कि वो कमान संभालना चाहती है इंडिया गठबंधन की। तो मोटे तौर पर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये गठबंधन बना था, लोकसभा चुनाव के लिए अगर गठबंधन बना था, तो लोकसभा चुनाव तो अब 2029 में होने हैं, तो उसके पहले किसी तरह का हो सकता है तालमेल की गुंजाइश ढूंढी जाए। लेकिन अभी जो क्षेत्रीय स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, प्रादेशिक स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें विभिन्न पार्टियों को आपस में तालमेल करके बीजेपी से मुकाबला करने का कोई ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दलों को लगता है कि वो अपने आप में सक्षम है। मसलन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में उन्हें ना कांग्रेस से किसी तरह तालमेल की ज़रूरत है, ना वाम मोर्चे से किसी तालमेल की ज़रूरत है। वो बीजेपी से निपटने में अकेले काफ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अखिलेश यादव के दिमाग में ज़रूर होगा कि कांग्रेस के साथ उनका तालमेल हो जाए, लेकिन 2027 अभी चूँकि दूर है, इसलिए वो भी और कांग्रेस पार्टी भी अभी अपने को मजबूत करने में फोकस की हुई है। जैसा कि बिहार में भी हम देख रहे हैं, हालांकि चुनाव अभी नवंबर में ही होने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट की पार्टीज सब अपने अपने स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इन तमाम दलों के बीच अभी तक किसी भी तरह की बातचीत, कोई संवाद औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तो निश्चित रूप से हो रहा होगा। अभी जब ये विवाद उठा था बिहार में कि कांग्रेस जिस तरह से एग्रेसिव ढंग से वहाँ अब अपने को मजबूत करने में लगी है, उससे आरजेडी के साथ उसका कुछ मनमुटाव हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, दूरियां पैदा हो रही हैं। लेकिन बाद में फिर ये बात सामने आई कि नहीं, बातचीत के ज़रिए उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और उस तरह का कोई पेंच नहीं फंसा है। सबसे बड़ा पेंच तो यही था कि मुख्यमंत्री के रूप में किसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी इस मूड में नहीं है कि किसी एक नाम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन का जो नेतृत्व है चुनाव में, वो तेजस्वी यादव ही करेंगे, और तेजस्वी यादव ही उस गठबंधन के चेहरे भी होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और ये अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग हो गई है हाईकमान के बीच में दोनों पार्टियों के, और उसमें कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं होने वाली है।
तो बिहार में ये स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहलकदमी नहीं है आगे के एजेंडे को लेकर, आगे कैसे किया जाए। और जो प्रकाश कारत कह रहे हैं, दरअसल वो यही कह रहे हैं कि हमारा सारा फोकस इलेक्शंस पर है, हम इलेक्शन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कार्रवाई की ज़रूरत है वो पहल कोई नहीं कर रहा है। जबकि बीजेपी ने, संघ परिवार ने उसी स्तर पर सबसे ज़्यादा काम किया है। वो 100 साल से सामाजिक स्तर पर घुसपैठ करके अपनी विचारधारा, अपने जो लक्ष्य हैं उनको समाज के दिमाग में डालने की कोशिश कंटिन्यूअसली कर रहा है, 100 साल से कर रहा है। और पिछले 30-40 सालों से, या यूं कह लें कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का अभियान शुरू किया गया, तब से ख़ास तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर बीजेपी और संघ परिवार पूरे जुड़ने की कोशिश उन्होंने भरपूर तरीके से की है। और अपने कार्यक्रमों को, अपने एजेंडे को, चाहे उसमें नफ़रत हो, चाहे हिंसा हो, चाहे द्वेष हो दूसरे धर्मों के प्रति, बदला लेने की भावना हो, घृणा फैलाने की भावना हो, वो तमाम स्तरों पर, चाहे उसके लिए इतिहास का सहारा लेना हो या झूठ का सहारा लेना हो, फेक न्यूज़ का सहारा लेना हो, फेक हिस्ट्री का सहारा लेना हो, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो समाज के भीतर घुस गया है। और जिस तरह के चुनाव नतीजे आ रहे हैं या जिस तरह से प्रतिक्रियाएं होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर समाज के स्तर पर होने लगी हैं, वो ख़तरनाक बात है। क्योंकि जब उस स्तर पर कोई विचार चला जाता है, कोई एजेंडा चला जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको भी उस स्तर पर जाना पड़ता है। ये जो बीजेपी का या संघ परिवार का उभार हुआ है, ये दरअसल वो एक जो वैक्यूम पैदा हो गया था, जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काम करना बंद कर दिया था, या ये कह लीजिए कि सुस्ती दिखानी शुरू कर दी थी। कांग्रेस तो बहुत पहले से सुस्ती दिखा रही थी। वो सामाजिक स्तर पर चूँकि वो सत्तारूढ़ दल बन गई थी, सत्ता में रहने वाली पार्टी बन गई थी, इसलिए समाज से उसका कनेक्शन टूट गया था। समाज से जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चलती हैं समाज में, उनसे उनके नेताओं की दूरी बन गई थी, क्योंकि वो तो शासक वर्ग में आ गए थे। और इसी वजह से कांग्रेस अपनी जड़ों से कटी और फिर दूसरे दलों के साथ भी यही होता चला गया। लेफ्ट पार्टीज़ का भी कभी समाज में गहरे स्तर तक जुड़ाव था, उनसे उनका नाता था, वहाँ संवाद होता था, बातचीत होती थी। और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, चाहे वो ज्ञान के ज़रिए हो, किताबों के ज़रिए हो, और दूसरे तरह की विद्वत्ता के ज़रिए हो, जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप थी वो लेफ्ट पार्टीज़ ने दे रखी थी और उसमें वो सक्रियता थी, जिसकी वजह से उसकी एक पैठ बनी थी समाज में प्रतिष्ठा बनी थी और उसकी तरफ लोग आकर्षित भी होते थे। बेशक वो हिंदी पट्टी में बहुत कमाल नहीं कर पाई थी, और लेकिन कुछ राज्यों में उसने अच्छा काम किया और उसको प्रतिफल मिला। लेकिन वो भी चूकी, वो भी सुस्त पड़ गई और धीरे धीरे उसकी भी जड़ें साफ़ होती चली गई। यही वजह है कि बंगाल में अब वो कहीं नहीं है, त्रिपुरा में उसको बिल्कुल विस्थापित कर दिया गया है, अब केवल केरल में है, और कह सकते हैं कि बिहार में भी वाम दलों की एक उपस्थिति है, जिसकी वजह से उनकी पूछ परख भी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये तमाम वाम दल क्या सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कोई नया मुहावरा गढ़ पाए हैं जो बीजेपी को काउंटर कर सके, संघ परिवार को काउंटर कर सके? क्या उनके पास कोई नया कार्यक्रम, कोई नई रणनीति, कोई नई टेक्निक है जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी जड़ों को खोजें और उससे जुड़ने के प्रयास करें? ऐसा कम्युनिस्ट पार्टियों में भी होता नहीं दिख रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की वो तमाम पार्टियां, देखिए कुछ पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की पार्टी को आप मान सकते हैं कि उसका अभी भी जुड़ाव है समाज से, आरजेडी का जुड़ाव है, टीएमसी का जुड़ाव है, किसी हद तक एनसीपी और शिवसेना का भी जुड़ाव है, डीएमके का तो है ही, कुछ राज्यों में कांग्रेस का भी है, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना वगैरह में, कुछ राज्यों में या केरल में भी माना जा सकता है।
कुछ राज्यों में उसका वो जुड़ाव है और इसीलिए वहाँ वो सत्ता में आ भी जाती है, सत्ता की दावेदार भी बनी रहती है और सत्ता में आ भी जाती है। लेकिन बाकी पूरी हिंदी पट्टी में कांग्रेस, लेफ्ट या किसी दूसरे दल का उस तरह से समाज के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता अब खत्म हो गया है और जब तक वो रिवाइव नहीं किया जाएगा तब तक बीजेपी आरएसएस को वहाँ से हटाना बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब वो उनके दिमाग में घुस गई है, दिमाग से तभी निकल सकती है जब आरएसएस, बीजेपी, मोदी सरकार इतना बुरा परफॉर्म करे, और बुरा परफॉर्म तो कर भी रही है, लेकिन उसकी जानकारी उस तक पहुँचे, उसकी समझ उसके अंदर विकसित हो और जब उसको खलने लगे, चुभने लगे। अभी तक वो जो वर्ग जहाँ आरएसएस और संघ परिवार पहुँचा है सामाजिक सांस्कृतिक एजेंडे के साथ, अभी भी वो एक नशे में है, वो हिंदुत्व के नशे में है, अंधराष्ट्रवाद के नशे में है, स्वर्णिम अतीत के नशे में है और जो उसका अपर कास्ट है सबसे ज़्यादा उस पर नशा तारी है और वो इस पूरे मूवमेंट को लीड भी कर रहा है। आरएसएस की लीडरशिप आप जानते ही हैं, ब्राह्मण वनिया वर्ग के हाथ में है। बीजेपी भी कहने को ये है कि कोई पिछड़ा भी कुछ नेता मंत्री बन जाते हैं, कुछ दलित बन जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसकी भी स्थिति वही है कि अपर कास्ट लीड कर रहा है ज़्यादातर राज्यों में और ज़्यादातर जगहों पर। तो अपर कास्ट अभी ये महसूस कर रहा है कि उस पावर में है और वो पावर छोड़ना नहीं चाहता है और पावर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर लगातार अपनी गतिविधियां बनाए हुआ है। और आप देखिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, धामी हो, वो सामाजिक मुद्दों को उठाकर उनसे जोड़ रहे हैं समाज को और पार्टी को। वहाँ पर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो या तो पूरी तरह से निष्क्रिय दिखते हैं या हतप्रभ हैं या असहाय हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस सामाजिक सांस्कृतिक हमले को जो संघ परिवार की तरफ से हुआ है उसको काउंटर कैसे किया जाए। काउंटर करने के लिए ना तो उनके पास मीडिया है, ना उनके पास साधन संसाधन है, ना धन है और अब कार्यकर्ताओं की भी कमी है, संगठन और कार्यकर्ताओं की भी कमी है। तो एक इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा वैक्यूम बन गया है इन पार्टियों की वजह से, जो काउंटर नैरेटिव तैयार होना चाहिए समाज में इस तरह की विचारधारा के खिलाफ, इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ, वो नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से बीजेपी को बढ़त मिलती जा रही है। बीजेपी को बढ़त मिलती जा रही है और यही चिंता प्रकाश कारत जाहिर कर रहे हैं कि आप केवल चुनावी तालमेल और गठबंधनों से हो सकता है कि कुछ जगह कुछ कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन और उसमें वो भी ज़रूरी है, वो इस लड़ाई का ज़रूरी पक्ष है कि राजनीतिक आपसी संवाद हो और आपसी गठजोड़ हो, जिससे जो वोट बिखरने का फ़ायदा बीजेपी को मिलता है वो न मिल पाए। तो इस स्तर पर उसकी अहमियत को मैं कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, संघ परिवार से, तो आपको एक सामाजिक सांस्कृतिक नीति रणनीति खोजनी पड़ेगी, उसका आविष्कार करना पड़ेगा। गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों तक में आपको उस तरह की गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप कैसे करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके नेता ज़मीन पर उतरेंगे, उस तरह की भारत जोड़ो यात्रा के पैटर्न पर यात्राएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे। इसके बहुत सारे यंत्र तंत्र ढूंढे जा सकते हैं। सवाल यह है कि इसको कितनी गंभीरता से हमारे राजनीतिक दल समझ रहे हैं। प्रकाश कारत की ये समझ दूसरे दल तक कितनी पहुंच रही है, वो उससे कितने सहमत हैं, या उतनी जहमत उठाने के लिए वो तैयार भी हैं कि नहीं, कि वो भी सुविधा भोगी हो गए हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जब फल पकेगा, गिरेगा तो हमारे ही मुंह में गिरेगा और इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी फितरत रही है
वो इस वजह से बार बार मात भी खाती रही, क्योंकि उसके बहुत सारे नेता जो सत्ता भोगने के आदी हो गए हैं, उन्हें लगता है करने की क्या ज़रूरत है, बीजेपी फेल होगी, अपने आप सत्ता हमारी झोली में गिरेगी। और वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो अब होगा भी नहीं, क्योंकि अब जो डायनेमिक्स हैं, सोशल डायनेमिक्स हैं, वो बदल गए हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो बदल गए हैं। और उनके बदलने के बाद जैसे पहले चीज़ें होती थी वैसी नहीं होगी कि इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी ने ख़राब परफॉर्म किया तो इंदिरा गांधी की 2.5 साल में वापसी भी हो गई। तो ये वो नहीं होगा, इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं हैं। और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, पूरी मशीनरी पर कब्जा करने के बाद, चुनाव मशीनरी पर कब्जा करने के बाद, अदालतों पर कब्जा करने के बाद, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के बाद अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो इस तरह से हटने वाली नहीं है, वो इस तरह से गिरने वाली नहीं है। और जो एक विश्व भर में एक उन्माद का दौर चल रहा है, उसका फ़ायदा भी उसको मिल रहा है। दक्षिण पंथ की जो हवा दुनिया भर में चल रही है वो भी उसके साथ है, तो पूरे नरेटिव उसके साथ चल रहे हैं। कुछ वो बनाती है और कुछ जो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया भर में चल रहा है उसका फ़ायदा भी उसको मिल रहा है, जो कि विपक्षी दलों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो डिसएडवांटेज में है। इन तमाम चीज़ों को सोचकर जो प्रयास अभी विपक्षी दल कर रहे हैं उससे 100 गुना प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें खोज पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे और बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर पाएंगे। उस स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी तभी फ़ायदा होगा, असली फ़ायदा, जब सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर ये चुनौती मजबूत हो जाएगी, इसका सपोर्ट मिलेगा, समाज और समाज का सपोर्ट मिलने लगेगा, तो अपने आप राजनीति में भी एक दूसरे तरह का नरेटिव असर करने लगेगा और उसका असर हमें चुनाव में भी दिखना पड़ेगा, चुनाव परिणामों में भी नज़र आने लगेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये समझने की बात है कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर में जो शून्य पैदा हुआ है विपक्षी दलों की नकारात्मकता की वजह से, उनकी निष्क्रियता की वजह से, वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये लड़ाई बहुत कठिन होगी, बहुत मुश्किल होगी और जीतना तो और भी कठिनतर होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।